एक अकेली माँ अपने बेटे को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के बाद पालती है, बड़ा करती है। वही बेटा भेजता है उसे वृद्धाश्रम। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि एक बेटे ने अपनी माँ का कोई भी त्याग नहीं देखा और सबको भुलाता हुआ उसे वृद्धाश्रम छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है बेटे बहू के साथ और क्या हुआ था, क्या वजह थी जो उसे वो वृद्धाश्रम छोड़ कर आए। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की सच्ची घटना में लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक लड़की होती है किशोरी, और किशोरी की शादी होती है एक लड़के से। और शादी के बाद बड़े ही प्यार से दोनों पति पत्नी घर में रहा करते हैं। करीबन 6 महीने बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते। और जैसे ही पति इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उसके करीबन 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसे पता चलता है 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, उसी समय वो कसम खा लेती है कि चाहे जो भी हो, मैं अपने पति की निशानी को इस दुनिया में लाऊंगी। क्योंकि जब उसका पति का देहांत होता है, डेथ होती है, तो उसके माता पिता किशोरी के कहते हैं कि बेटा पूरी उम्र पड़ी है, तुम दूसरी शादी कर लेना, यहाँ से सब कुछ बेच कर चलो। उनका एक घर था, बाकी और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक घर था 2 कमरे का। माता पिता कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पति की निशानी मेरी गोद में है और मैं इस निशानी को दुनिया में लाऊंगी और इसी के सहारे अपने जीवन को जीऊंगी। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अगर मेरे नसीब में सुहाग होता तो मेरा यही सुहाग अमर रहता, यही मेरे साथ रहता। मेरे नसीब में सुहाग नहीं है। और इन शब्दों के साथ वो अपने माता पिता को हाथ जोड़ती है और कहती है, मुझे मेरे हाल पर जीने दो। अब वो अपने घर पर रहती है। धीरे धीरे उसका पेट बढ़ रहा है, काम करती है और अपने खाने लायक कमाती है। अब धीरे धीरे पेट बढ़ रहा है, करीबन 7 महीने निकल जाते हैं और वो बच्चा अब 1 महीने का हो चुका था। लड़का उसे पैदा होता है। जैसे ही लड़का पैदा होता है तो सब खुशी मनाते हैं। वो खुद भी, किशोरी भी खुशी मनाती है कि चलो बेटा सही, अब बेटे के सहारे मैं अपनी जिंदगी आराम से काट लूंगी और मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इसे काबिल बनाऊंगी, और ये बहुत अच्छे से मेरी सेवा फिर बुढ़ापे में करेगा और इसी के सहारे मेरा जीवन कट जाएगा। इन आशा, इन उम्मीदों से किशोरी जीती है। और अब जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा है, स्कूल में जाने लगता है, तो उसके खर्चे बढ़ते हैं। तो किशोरी पहले एक घर में काम किया करती थी, अब दो दो घरों में काम करती है और उसे स्कूल भेजती है। उसके बाद जब वो वापस आ जाता है, उसके वापस आने से पहले घर आ जाया करती और फिर वो सिलाई मशीन चलाया करती। सिलाई मशीन से सिलाई कर लोगों के कपड़े सिलकर भी घर खर्च में पैसे कमाया करती थी। यही दिनचर्या उसकी रहती है और वो लड़का बोर्ड कंप्लीट कर लेता है, यानी 12वीं क्लास पास कर लेता है। अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेना है तो किशोरी के पास पैसे कम है, लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ाने का ठान चुकी थी और अब एक घर में और काम पकड़ लेती है। और एक 3 घरों में वो काम करती है, साथ ही साथ सिलाई भी करती है और अपने बेटे का एडमिशन कॉलेज में कराती है। यहाँ तक कि जो भी खाना पीना वो सुबह बनाया करती, वो गरम खाना अपने बेटे को खिलाकर बचा हुआ खाना शाम तक खुद खा लिया करती। शाम को सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए बनाती और इस तरीके से अपने जीवन को वो काट रही थी। और बस यही उम्मीदों पर कि मेरा बेटा मेरे लिए सब सुख सुविधा करेगा, मैं बड़े आराम से जिंदगी जीऊंगी। बस यही चल रहा था कि लड़के की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और अब लड़के को शादी के लिए उसे लगता है कि मेरे बेटे की अब शादी होनी चाहिए, घर में बहू आएगी, मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। अब तो मेरा बेटा कमाने खाने लगा है, तो कोई पैसे की भी किल्लत नहीं है। और अब वो एक पड़ोस के गांव से एक सुंदर सी लड़की देखकर अपने बेटे की धूमधाम से शादी करती है। अपने बेटे के लिए शादी में भी वो नए कपड़े सिलवाती है, लेकिन अपने लिए आज भी उसने वही पुराने फटे हुए कपड़े सिलकर पहने हुए थे। अपने लिए वो एक साड़ी तक नहीं खरीदती है अपने बेटे की शादी में, और अपनी बहू के लिए वो सोने के गहने गड़वाती है। इतनी मेहनत कर कर वो अपना परिवार आगे चलाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शाम को बहू आती है, बहू का बड़ा जोरदार वो स्वागत करती है और अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ देती है। बहू सो जाती है, सुबह उठती है। सुबह किशोरी उठती है और पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। सूरज सर सर पे चढ़ जाता है, लेकिन बहू नहीं उठती है। उसके बाद सोचती है कि शायद नए माहौल में आई है तो इस वजह से नहीं उठ पा रही होगी। और अब किशोरी जो है
वो सारा काम कर कर यही इंतजार कर रही थी। तभी बहू उठकर आती है, नहाती है। नहाने के बाद जो नाश्ता किशोरी ने बना रखा था उसको खाती है और खाने के बाद अपने पति को आवाज लगाती है और सीधा मार्केट चली जाती है। ना ही वो पति किशोरी को पूछता है किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ना ही वो बहू घर की साफ सफाई या घर के काम या माँ का आदर सम्मान कुछ भी नहीं करती है। अब किशोरी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा अपने आप पर हावी नहीं होने देती है और अपने काम को करने के बाद अपनी वही दिनचर्या में लग जाती है। अब वो दूसरों के घरों में काम नहीं करती है, लेकिन अपने घर का सारा काम किया करती है। लेकिन वो बहू जो है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है और वो अपनी जिंदगी बड़ी मस्ती से जी रही है। साथ ही साथ किशोरी का जो बेटा है वो भी बिल्कुल भी अपनी माँ से पूछताछ भी नहीं करता है। शुरू-शुरू में तो वो उनसे हाल-चाल पूछ लिया करता। अब वो ये ही नहीं देखता है कि मेरी माँ कहाँ है, किस हालात में है, किसी चीज़ की उसे ज़रूरत है या नहीं है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पत्नी दिखाई देती थी। हर वक़्त उसी के लिए खाने के लिए लाना, उसी के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े दिलवाना, उसकी माँ के लिए ना कपड़े लाना, ना उसकी तरफ ध्यान देना। यही सिलसिला चल रहा था। अब जो नई बहू थी उसे भी पता चल चुका था कि इस बेटे को भी माँ की ज़रूरत नहीं है। और वो नई बहू सारा दिन किशोरी से काम करवाती और अब खाने के लिए उसे बासी खाना देने लगती है और सारा दिन चीखना चिल्लाना झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किशोरी ही किया करती। वो महारानियों की तरह वहां पर रहा करती। उस चीज को भी वो सहन लेती है, बुरा उसे बहुत लगता है, लेकिन ये सोचती है चलो कोई बात नहीं, सर पर छत तो है और चाहे बासी ही सही लेकिन पेट में डालने के लिए अन्न तो है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में वो शांति से रहती है और भगवान का भजन करने लगती है। कुछ दिन ये सिलसिला चलता है। तभी पड़ोस की एक बहू अपने ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही थी। वहीं से उस बहू को भी, किशोरी की बहू को भी आइडिया आता है और वहीं से वो सोच लेती है कि अब ये बूढ़ी हो चुकी है, किस काम की है, ये थोड़ा बहुत काम है, इसको तो मैं ही कर लिया करूंगी या फिर कोई नौकर रख लूंगी। अब इसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए। और दूसरे दिन वो अपने पति से बात कर कर गाड़ी निकलवाती है और गाड़ी में अपनी सास को बिठा लेती है। सास सोचती है हो सकता है कहीं मंदिर जा रहे होंगे या घूमने जा रहे होंगे, क्योंकि कभी कभार जब वो घूमने जाया करते थे तो उसको ले जाया करते थे। किसी मंदिर पर जाते थे, किसी तीर्थ में जाते थे तो उसे ले जाया करते थे। अब वो बैठ जाती है और बहू जो है उसका कुछ सामान एक थैले में भर कर लेकर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों पहुंच जाते हैं सीधे वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में सास बहू जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो सास जो है वो सब कुछ समझ जाती है। अब बहू कहती है कि आज से तुम्हें यहाँ पर रहना है और जो वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री होती है वहाँ पर अपने सास के नाम की एंट्री करवा के और वहाँ से वापस आने लगती है। वापस जब वो आती है, बेटा गाड़ी से भी नहीं उतरता है। उस माँ की आंखें अपने बेटे को बड़ी ही उम्मीदों से देख रही थी, लेकिन वो बेटा अपनी माँ से पीठ फेर लेता है और वो माँ आंखों में आंसू छुपाए वापस मुड़ जाती है वृद्धाश्रम की तरफ। और अब बेटा अपने घर चला जाता है, बड़ी मौज मस्ती से वो दोनों रहते हैं, कोई भी बुजुर्ग उनके साथ नहीं है और बहुत अच्छे से वो रह रहे हैं। म्यूजिक चलाते हैं, मस्ती करते हैं। इन सब चीजों को देखकर जो पड़ोसी हैं वो उनसे कहने लगते हैं कि तुम कैसे बहू बेटे हो। तुम्हें पता है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तीन तीन घरों में काम करती थी, उससे भी काम नहीं चलता था तो जो कचड़े में चप्पलें पड़ी होती थी उनमें भी बद्दियां डाल डाल कर अपना काम चलाया करती थी, अपने परिवार को चलाया करती थी, खुद बासी खाना खाकर तुम्हें ताजा खाना खिलाती थी जिससे तुम्हारा दिमाग चल सके। आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया जो तुमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। इतना सुनकर उनमें थोड़ी-सी अंदर दर्द होता है, दुःख होता है, गिल्ट फ़ील होता है। बहू को तब भी नहीं होता है, बेटे को होता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। फिर दूसरे दिन किसी और पड़ोसी से बात होती है, वहाँ से भी उन्हें ताना मिलता है। यानी अब लगातार उन्हें ताने मिलने लगते हैं कि इन लोगों से रिश्ता तोड़ो, ये लोग जब अपनी माँ के नहीं हुए, तो ये किसके होंगे? जब ऐसी नौबत आ जाती है, तो दोनों फैसला करते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें ले आते हैं और यहाँ रह लेंगी। ऐसे ही रह लेंगी जैसे वहाँ पर जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल जाएगा। अब जब दोनों उसे लेने के लिए जाते हैं, तो उसकी जो सास है वो वृद्धाश्रम में अपना काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर वृद्धाश्रम में हर बुजुर्ग को काम करने के लिए मिलता है, जिस पर जो चीज़ आती है। तो उसे सिलाई आती थी, वो एक और दूसरी औरत को कटिंग सिखा रही थी। सिलाई की कटिंग जब वो बता रही थी, तो उन चीज़ों को वो देखते हैं और बड़े ही वहाँ पर खुश माहौल में वो थी। उसके चेहरे पर एक खुशी थी।
उस खुशी को वो बहू देखती है तो बहू हैरान थी कि आज तक इतनी खुश तो अम्मा घर पर भी नहीं रही। लेकिन इस बात को इग्नोर कर कर वो कहती है, माँ जी चलो हम आपको लेने आए हैं। तो वो माँ खड़ी हो जाती है, एक नज़र अपने बेटे की तरफ बड़े प्यार से वो देखती है, लेकिन कहती है, बेटा मुझे नहीं जाना, मुझे वह बासा खाने नहीं जाना, क्योंकि यहाँ मुझे ताज़ा खाना मिलता है। भले ही यहाँ मेरा अपना बेटा ना हो, लेकिन मुझे यहाँ शांति मिलती है। भले ही मैं यहाँ काम कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ताना देने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे माफ़ करो, तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक हो। गलती से ही सही, लेकिन तुमने मुझे बहुत सही जगह पर भेज दिया है। घर के अत्याचार से तो मैं यहीं पर बनी हूँ। और इन शब्दों के साथ उनसे वो पीठ फेर लेती है। आंखों में आंसू लाए हुए बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए हुए वापस दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उन्हीं तानों के साथ उन्हें वो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इस वीडियो को लाने का बस यही संदेश मेरा है कि आप लोग कोई भी गलती ऐसी ना करें जिसको आप सुधार ना सकें। अपने जीवन में समझदारी से चलें। माता पिता जो होते हैं बहुत अनमोल होते हैं। इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इनको हमें हर सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस धरती पर माता पिता ही लेकर आते हैं। अगर ये हमारा भरण पोषण ना करे तो उसी दौरान हम अनाथ आश्रम में जा सकते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें अनाथ आश्रम नहीं भेजा, तो हमें कौन सा हक बनता है उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का। बस यही कहानी इसीलिए लेकर आई हूँ, इससे आप कुछ सीख लें और अपने जीवन में शांति से जिए। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही एक कहानी लेकर आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।